वेलकम बैक दोस्तों। मैं राजू कुशवाहा एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्समेट पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो सीरीज़ हमने चालू की है उसका आज मैं अगला वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन जो जितने भी मैथ्स के हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके मेरे पर्सनल रीज़न थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आगे से ट्राई करूँगा कि सारे के सारे वीडियो टाइम पे आपको प्रोवाइड कराता जाऊँ। ठीक है भाई। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं वीडियो को शुरू करते हुए क्वेश्चन नंबर एक को कराना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात बताना है। मतलब आपको एमपी और सीपी का जो रेशो है वो आपको बताना है। ठीक है भाई। देखिए, क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एमपी जो है वो मेरा 100 रुपये है। ठीक है भाई। अब अगर मैं एसपी देखूंगा तो एसपी मेरा कितना है, मैंने कितने में बेचा है, अंकित मूल्य के 2/5 में, तो मतलब मैंने 40 रुपये में इसको बेचा है। ठीक है भाई। अब देखिए, 40 रुपये में जब मैंने इसको बेचा तो मुझे 25% का लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूंगा तो सीपी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर 25% का लॉस हुआ है तो मैंने बेचा कितने का होगा, सीपी के 75% पे बेचा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, लेकिन मैंने बेचा है 40 रुपये में। ठीक है। सीपी का 75% 40 के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 40/75 इंटू 100। ठीक है भाई। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। बिल्कुल कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, 25 थी 75 और 25 चौक 100। यहाँ से अगर मैं सीपी देखूंगा तो ये आ जाएगा 160/3। आपको सीपी मिल गया। ठीक है। एमपी मैंने 100 माना था। अब एमपी से सीपी का जो रेशो होगा, एमपी से जो सीपी का रेशो होगा वो होगा 100/160/3। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 को इधर ले आऊँगा तो मतलब मैं 300/160 लिख लूँगा। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 15/8। और यही है आपका एमपी से सीपी का रेशो। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 7, 6, 12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ठीक है भाई। और यदि ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए भाई, रेशो क्या दे रखा है, ए, बी और सी का 7, 6 और 12। ठीक है। ये तीनों का रेशो दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं। अगर मैं रेशो में देखूं तो ए और बी दोनों कितने प्राप्त कर रहे हैं, 13। ठीक है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 13 मिल रहा है और बी को सी को मिल रहा है 12। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए और बी कितना ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर एक, रेशो में एक ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 50। ठीक है भाई। अब आपको बोला है कि ए द्वारा प्राप्त धनराशि, ए का रेशो कौन सा था, 7 था, तो 7 में मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको मिलेगा 350। तो ये थी ए को प्राप्त धनराशि। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरेज का क्वेश्चन है भाई। यदि निम्न 6 संख्या 44, 444, 844, 1244, 1644 और 2044 का औसत ए है तो ए बताना है आपको। भाई कुछ भी नहीं करना, सभी को जोड़ना है और 6 से डिवाइड मार देना है, क्योंकि 6 संख्या है, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3/√6, 3/√6 ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको √3 को √3 इंटू √3 लिखूँ और √6 को मैं √3 इंटू √2 लिखूँ, तो यहाँ से √3 से √3 कटेगा, आपका क्या बचेगा, √3/√2। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, 1/2, 1/√2 और इस तरीके से ये, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को आप देखा तो ये आंसर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भाई। तो जब भी मैं √2 का मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले फ्रैक्शन में तो मुझे मिलेगा, ऊपर मिलेगा √3 इंटू √2 तो √6 हो जाएगा और ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है।
आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। यदि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2550.25 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा बतानी है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग होता है ना भाई। और ये कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2550.25। ठीक है भाई, अगर मुझे भुजा निकालनी है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा। तो मैं भुजा को अगर थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ तो ए बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 50.25। ठीक है, यहाँ से इसको हटाऊँगा तो नीचे 100 ले आऊँगा और 100 का 1/10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा क्या, 2550 और ये 25। अब आपको कुछ भी नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना आपको मैंने डिवीज़न मेथड से बताया हुआ है। आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है भाई तो आप देखिए और वहाँ से सीखिए। इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट मैं लिखूँगा 1/10 और इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होगा 505। ठीक है भाई, अगर मैं 10 का इसमें डिवाइड मारूंगा तो 50.5 यहाँ से आपको भुजा मिल जाएगी वर्ग की। ठीक है भाई, यहाँ से सिर्फ आपको स्क्वायर रूट निकालना, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि 505 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, और आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा गया ऐसा, बिल्कुल सिंपल सा। तो भाई ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन को गलत करने का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्री के नंबर्स को आप गवा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं पिछली शिफ्ट में भी करा चुका हूँ और बिल्कुल A to Z बिल्कुल कंप्लीट यही क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स अलग थी। ठीक है भाई, तो उसमें हमने क्या किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें से आपको यहाँ से x कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो मेरा ब्रैक क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x - 4 और +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसका अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे आना है जो आपसे पूछा है, 5x - 2 का होल स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था a - b के होल स्क्वायर का, तो उसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। ठीक है भाई, इसके हिसाब से इसको खोलो भाई, तो ये हो जाएगा a² मतलब 5x का स्क्वायर तो 25x² हो जाएगा, b² मतलब +4 और -2ab मतलब माइनस का 2 × 5x × 2। ठीक है भाई, देखिए ज़रा, ये आ जाएगा 25x² +4 और ये हो जाएगा माइनस का 5 × 10 × 20x। ठीक है, अब देखिए 25x और 20x, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। आप बोलेंगे सर 5x कॉमन आ जाएगा। अगर 5x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5x और यहाँ से मुझे मिलेगा -4 और ये जो +4 है इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी 5x - 4 है और यहाँ पे भी 5x - 4 है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस 5x - 4 की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। यहाँ से 5x - 4 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। तो देखो भाई, यहाँ से 5x - 4 की वैल्यू कैसे निकालूँ, तो आप देखेंगे x × 5x - 4 और ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5x - 4 इज इक्वल टू -7 बटे ये जो नीचे मल्टीप्लाई में जो x है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 5x - 4 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी -7/x। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो देखो 5x और इंटू -7 बटे x +4। ठीक है, x से ये x कैंसिल हो जाएगा और ये -35 + 4 आपको मिलेगा -35 + 4 -31 और -31 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम इसी टाइप का। अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए, बी और सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है भाई, समान समय में ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप और सी ने 5 स्कूप खाए। ओके, अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए। ठीक है,
तो आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए, ये आपको बताना है। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से ए बी सी के रेशो की बात करूँ तो ए ने 6 खाए हैं, बी ने 4 खाए हैं और सी ने 5 खाए हैं। इस रेशो में ये आइसक्रीम खाते हैं भाई, ठीक है। अब दे क्या रखा है आपको, आधे घंटे में। देखो टाइम सबके लिए इक्वल है। अगर ए ने आधे घंटे में 18 खाए होंगे तो बी ने और सी ने इनसे भी आधे घंटे में उसी रेशो में खाए होंगे जिस रेशो में ए ने खाया है। तो ए ने अगर 18 खाए हैं, मतलब 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी 3, ठीक है भाई। 6 से कटेगा 3 बार तो 3 आ जाएगी। तो आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने खाए हैं, तो भाई तीनों ने कितने खाए हैं, आप यहाँ से देखेंगे 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 इंटू 3 कर दूंगा तो आ जाएगा 45, और 45 भी आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पहुंच सकता है और जिल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है, ठीक है भाई। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन पिछली शिफ्ट में भी कर चुके हैं भाई। ये है जेम्स कितने में कर रहा है भाई, 24 में, ठीक है। और जो जिल है वो कर रहा है 12 मिनट में। आप टोटल वर्क मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम 12, तो जिल 24 काम को 24 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में एक काम करेगा, ठीक है। और जिल 24 काम को 12 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में 2 काम करेगा। आपसे पूछा है कि अगर वो साथ मिलके काम करें तो साथ मिलके 1 मिनट में 3 काम होगा, ठीक है। तो 24 काम को 3 की इफ़िशियंसी से करेंगे तो टोटल 8 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। चित्र में चिन्हित 10 कोणों का योगफल क्या है, ये आपको बताना है भाई। देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को खोल के रखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वो 2 चीज़ क्या है, एक तो यही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए, इसको बी, इसको सी मानूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी होता है 180, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको मालूम होगी, ठीक है भाई। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल और हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होता है, ठीक है। और जितना ये होता है उतना ही ये एंगल, मतलब ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। अब देखिए इन चीज़ों का कैसे मैं इस फिगर में यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल हैं उन सबको मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और ये जे, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, सारे एंगल्स को नाम दे दिया। अब देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो ये ए है, ये बी है, तो ये एंगल कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये होगा 180 माइनस ए प्लस बी होगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये 180 क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा भाई, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल 180 माइनस ए माइनस बी है तो आप देखिए भाई, क्या ये इस तरीके से नहीं दिख रहा आपको, क्या ये एंगल 180 माइनस ए माइनस बी है, तो क्या ये 180 माइनस ए माइनस बी नहीं होगा, ये भी 180 माइनस ए माइनस बी होगा ना भाई। क्योंकि ये देखिए ये एंगल कौन सी एंगल हो गए, हिंदी में बोलूँ तो शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए ना भाई। तो ये 180 माइनस ए माइनस बी और ये भी, तो ये दोनों एंगल मुझे मालूम हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों एंगल का सम लिख लेता हूँ, 180 माइनस ए माइनस बी, और इसको भी मैं जोड़ देता हूँ प्लस 180 माइनस ए माइनस बी। मैंने जोड़ के क्यों लिखा वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल आपको मिल गए। अब मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्राइंगल के लिए। अगर ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, तो आपको ये मिलेगा 180 माइनस सी माइनस डी मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा भाई।
तो ये भी आपका 180 माइनस सी माइनस डी होगा। तो इन दोनों को भी मैंने प्लस करके लिख लिया, 180 माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इनको हटा देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले ट्राइंगल पे। अगर ये ई है, ये एफ है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ई माइनस एफ। तो इसके अपोजिट कौन सा दिखेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ई माइनस एफ। तो इन दोनों को भी मैं जोड़ के लिख लेता हूँ। तो 180, सॉरी ये मैंने एक ही बार लिखा है ना भाई, तो देखो इसको दो बार लिखेंगे, प्लस 180 माइनस सी माइनस डी। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 180 माइनस ई माइनस एफ प्लस 180 माइनस ई माइनस एफ। ठीक है, ये भी दो बार लिख लिया। अब देखिए, अब कौन सा बचा, अब बचा ये वाला एंगल। अगर ये एच है, ये जी है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एच माइनस जी हो जाएगा। तो इसके अपोजिट आपको दिखेगा ये वाला, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस एच माइनस जी। ठीक है भाई, तो इन दोनों को भी मैं जोड़ के लिख लूँगा। तो 180 माइनस एच माइनस जी प्लस 180 माइनस एच माइनस जी। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा बचा, इसको हटा दो यहाँ से। अब बचा ये वाला लास्ट ट्राइंगल। तो ये आई है, ये जे है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस आई माइनस जे। तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये वाला। तो इसके अपोजिट में भी इन दोनों को भी मैं प्लस करके लिख लेता हूँ। तो प्लस 180 माइनस आई माइनस जे प्लस 180 माइनस आई माइनस जे। अब देखो भाई, मैंने क्या किया है, सारे एंगल्स को प्लस करके लिख लिया। जिसमें मैंने ये एंगल लिया, इसका प्लस, प्लस इसका प्लस, प्लस इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, और ये प्लस किया, ये एंगल प्लस किया, ये एंगल प्लस किया, और ये इस तरीके से मैंने सारे एंगल को प्लस करके लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि भाई ये क्या बन रहा है, एक सर्कल, मतलब कंप्लीट ये एक 360 का एंगल बन रहा है। तो मैंने इन सारे एंगल को सम करा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 360 के होना चाहिए भाई। चलिए अब देखिए, अब देखो, अब इन सबको प्लस करो, 180 180 180 180 और ये 180, ये सारे 180 कितनी बार हैं आप देखेंगे, ये 10 बार हैं भाई। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है भाई, अब देखिए ये 1800 हो गया। ए माइनस बी, सॉरी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, और माइनस सी माइनस डी, माइनस सी माइनस डी। आप देखेंगे कि ये सारे दो दो बार हैं भाई। ये ए माइनस बी दो बार, ठीक है, माइनस सी माइनस डी, ये भी दो बार हो गया। ये देखिए माइनस ई माइनस एफ, ये भी दो बार हो गया, और एच जी ये भी दो बार है, मतलब सारे के सारे दो बार हैं। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे। ठीक है भाई, मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाल के इन सबको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये किसके बराबर है भाई, 360 के। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ भाई ऊपर। अब देखिए, आप यहाँ से देखेंगे ये प्लस का 1800 में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2, और ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये कहाँ तक जा रहा है, जे तक। ठीक है भाई, और ये किसके इक्वल है, 360, और ये जो प्लस का 1800 था, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1800। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1800, जब 1800 में से 360 जाएंगे तो ये बचेगा 1440 माइनस का, लेकिन, और ये माइनस का 2, और ये किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस जे तक। यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन सब का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये जे तक, ये कितना आ जाएगा, 1440/2 और 720। ये क्या आ गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ये ए से लेके जे तक के एंगल्स का सम आ गया। और आपसे पूछा क्या था, इन्हीं 10 एंगल्स का सम। 10 एंगल्स क्या थे, ए प्लस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ से निकल के आ गए ना भाई। तो ये 720 ही मेरे सारे के सारे 10 के 10 एंगल का सम होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। गलती होने के चांसेस में बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो। ठीक है भाई,
बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, और अगर आपको डाउट है तो इसको दोबारा से रिपीट कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है 7492 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली 7492 को 11 से डिवाइड मारो भाई। ठीक है, 11 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। 7492 ही है ना, हाँ 8 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा और 9 नीचे ले लूँगा तो 8 बार फिर से जाएगा 88। ये 1 बचेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा 11, और रिमाइंडर बचेगा आपका 1। आपसे रिमाइंडर पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपका है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। ठीक है भाई, देखिए वर्तमान अनुपात कौन सा है, 1:4। 1:4 ये है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ से आप 4 वर्ष पहले गए, मतलब -4, मतलब पास्ट में जा रहा हूँ, तो ये जो रेशो था वो था 1:7। ठीक है, देखिए 1:7। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट में ये जो कौन था, दो मित्र, ये पहला मित्र जो था, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए और इसको बी नाम दे दूं, ये ए और बी। तो अगर प्रेजेंट में वो 1 यूनिट का है रेशो में, तो 4 साल पहले भी क्या वो 1 ही यूनिट का होगा, नहीं ना, तो वो तो अलग होगा। और देखो यहाँ पे भी अलग है, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। तो देखो इस ऐसे जब रेशो दे रखा हो ना, तो इसको बराबर कैसे करते हैं, मतलब इसको इनके डिफरेंस को अलग अलग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का, 3 का डिफरेंस है, तो मैं इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है भाई, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो मैं इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 का। ठीक है भाई, अब देखिए 3 का जब मैं इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मैं 6 का इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 6/24। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट का रेशो 6/24 था, और 4 वर्ष पहले ये रेशो था 3/21। तो आप देखेंगे कि कितना घटा है, ये 3 यूनिट घटा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 3 यूनिट घटा है। अब बात बराबर हो गई ना, क्योंकि एज हमेशा सेम रेशो से बढ़ती है और सेम ही रेशो से घटती है। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है, 4 है ना भाई, हाँ 4। 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। आपसे क्या पूछी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद पहले तो इनकी प्रेजेंट रेशो निकालो भाई। तो प्रेजेंट रेशो में निकालूंगा तो 6 × 3/4 ये हो जाएगी पहले मित्र की। तो पहले मित्र की कितनी हो जाएगी, सॉरी 4/3 है ये, 4/3, तो ये हो जाएगी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो ये हो जाएगी 24 × 4/3, तो 3 से काटूंगा 8, 8 चौक 32। ठीक है, ये आ गई इनकी प्रेजेंटेज क्या आ गई, 8 और 32। लेकिन आपसे पूछा है 10 वर्षों बाद, तो इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 18, और इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 42। अगर यहाँ पे अब मैं इनका रेशो देखूंगा तो आप देखेंगे 6 से कटेगा, 6 3 जा और 6 7 जा, तो 3/7, ये आ जाएगा आपका 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी 13। एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया और केवल 7/10 उपस्थित थे। ठीक है भाई, अगर टोटल 10 थे तो आपके 7 क्या थे, उपस्थित थे, मतलब प्रेजेंट थे। ठीक है, 10 में से 7 उपस्थित हो गए तो एब्सेंट कितने थे, आप बोलेंगे सर 10 में से अगर मैं इसको लिखूं तो 10 में से 3 आपके कैसे थे, एब्सेंट थे। ठीक है, लेकिन संगीतकार थे कितने, 40। तो देखो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये कटा 0 और ये आ जाएगा 12। आपसे एब्सेंट पूछा था तो एब्सेंट कितने हो जाएंगे, 12। अगर आपसे प्रेजेंट पूछता तो यहाँ पे भी 40 हो जाता, तो प्रेजेंट पूछता तो ये हो जाते आपके 28। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3, आपसे एब्सेंट पूछा था तो 12 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या है। देखिए भाई, जब भी आपसे डायरेक्ट एक संख्या पूछी हो ना भाई, तो आप ऑप्शन से उठाइए, बहुत ही इजी और बहुत कम टाइम लगेगा आपको। देखो भाई, अगर मैं पहले ऑप्शन पे ही जाता हूँ तो मुझे पहला ऑप्शन 4 दे रखा है। तो यदि एक संख्या के वर्ग, अगर मैंने संख्या को 4 माना तो संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है भाई, तो संख्या का वर्ग हो गया 16 और उसके वर्गमूल का योग। अगर संख्या 4 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और इन दोनों का क्या कर दिया मैंने, योग। कितना आ जाएगा, 18। बोल क्या रहा है, 6 के वर्ग के आधे के बराबर है। 6 का वर्ग होता कितना है, 36, इसका मैं आधा करूँगा तो कितना आता है, 18। तो बराबर आ गया ना भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो मैंने ऑप्शन की मदद से मैंने इसको उठाया। अब देखिए ऑप्शन में मान के चलिए मैंने, अगर ऑप्शन ये जो आंसर है 4, अगर ये किसी और ऑप्शन पे होता, मतलब किसी और नंबर पे होता है, चौथे वाले ऑप्शन पे होता या थर्ड वाले ऑप्शन पे होता, तो मैं कैसे इसको जल्दी से जल्दी पिक करता। देखिए क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई है, ये कौन सी वाली लाइन, वर्गमूल। आप देखिए ज़रा कि 4 का ही मैं इजीली वर्गमूल निकाल सकता हूँ, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी इन तीनों में से क्या किसी का भी वर्गमूल आ सकता है, आप बोलेंगे नहीं सर। तो सबसे पहले मैं कौन से वाले को पिक करता, जिसका वर्गमूल मैं इजीली निकाल सकता हूँ, और 4 का ही निकाल सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैं 4 को सबसे पहले पिक करता। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा भी दिमाग खोल के रखा करिए, ऐसा नहीं है कि आप सभी के सभी को ट्राई करते फिरें, है ना। तो आपको यहाँ से टाइम बचाना है कैसे भी करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको स्क्वायर रूट सॉरी अंडर रूट से बाहर निकालना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 अंडर रूट 63 और प्लस 5 अंडर रूट 7 माइनस 9 अंडर रूट 28। ठीक है भाई, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 7 लिख सकता हूँ भाई। तो 9 का क्या बाहर आ जाएगा, 3, तो 4 इंटू 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 7 प्लस 5 अंडर रूट 7, इसमें से तो कुछ बाहर नहीं आएगा ना 7 में से, माइनस का 9 है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 7 लिख सकते हो। तो 4 का कितना बाहर आ जाएगा, आप बोलेंगे 2 और अंडर रूट 7 अंदर बचेगा। 4 3 12 अंडर रूट 7, ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट 7 और ये आ जाएगा माइनस का 18 अंडर रूट 7। ठीक है भाई, 12 और 5 17 और 17 ये आ जाएगा 17 अंडर रूट 7 माइनस का 18 अंडर रूट 7। जब इसमें से 17 अंडर रूट 7 में से माइनस 18 अंडर रूट 7 माइनस होगा तो माइनस का अंडर रूट 7 ही आपका बचेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या का कोई गुणानात्मक प्रतिलोम नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द नंबर डैश हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणानात्मक प्रतिलोम नहीं हो। तो देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गुणानात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखिए भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो संख्या होती है जिसका गुणा अगर मूल संख्या में किया जाए तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अब इस लाइन का मतलब समझिए भाई मैंने क्या लिखा, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो संख्या होती है जिसका गुणा अगर मूल संख्या में किया जाए तो मुझे गुणनफल 1 प्राप्त हो। देखिए
अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, मुझे मान के चलिए कोई भी ऐसी संख्या है जिसका गुणा मैं 5 में करता हूँ तो मुझे 1 प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या होगी जिसका गुणा मैं इस मूल संख्या में करूँगा, तो ये जो संख्या होगी वही आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। देखिए अब यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू लिखूँ जिसका गुणा मैं 5 में करूँ तो मुझे 1 मिले। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो क्या बोलेंगे, सर 1/5 कर दीजिए। तो 5 का जब मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट 1 मिलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 5 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/5। ठीक है भाई। अगर मैंने बोला -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/-7 का। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोलूँ कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो यहाँ पे तो आपने कर दिया भाई, 1 के अपॉन में ले आए, सिंपल सिंपल। लेकिन 2/3 का 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मुझे एक गुणनफल लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से 3 कटेगा और 2 से 2 कटेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो 2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया वो क्या आया, 3/2। तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है भाई। जो भी अगर सिंगल डिजिट का, जैसे कि अगर रैशनल नंबर नहीं है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, तो कुछ भी मत करो भाई, 1 के अपॉन में ले आओ बस। 1/6 हो जाएगा, इसका 1/7 हो जाएगा, इसका 1/8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर रैशनल नंबर में है तो भाई उनका उल्टा कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 2/3 का 3/2 कर दिया। ठीक है। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए भाई, आपको बोला है कि इनमें से किस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। क्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें और प्रोडक्ट हमें 1 मिल जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 1/2। ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि इसका भी अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पे होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर यहाँ पे भी हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कर दो 1/1 या 1/1 या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। अब क्या मैं 0 के साथ ऐसा कर सकता हूँ, 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1/0 से करूँ तो क्या मुझे 1 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कर बोलेंगे कि भाई बिल्कुल मिल जाएगा सर, क्योंकि 0 से 0 को काट दो और बचेगा आपका 1, है ना। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपको ये जो लिखी है ना लाइन, क्या लिखी है, बोर्ड मास, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देखेंगे पहले डिवाइड, तो आपने लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 को उड़ा दिया। ऐसा कभी नहीं होता भाई, पहले डिवाइड करेंगे। तो 0 का जब 1 में डिवाइड मारोगे ना तो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए, और इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इनफाइनाइट ही आएगा। इसलिए 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। बात समझ में आई। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब 0 यही आपका आंसर है, क्योंकि यही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई। मतलब मुझे 11 का डिवाइड मारना है 111 से। ठीक है। 111 का डिवाइड मारना है 11 में, तो जो डेसिमल के बाद जो 2000वां अंक होगा वो आपको बताना है। अब देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड मारना शुरू करता हूँ। ठीक है। मैं डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लूँगा। क्या मेरा काम चलेगा, अभी भी नहीं जाएगा ना, एक कम पड़ रहा है, तो मैं 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लूँगा। ठीक है। भाग नहीं जाता, उसकी 0 आती है, तो 1100 हो गया। अब देखिए अब चला जाएगा 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 999। ठीक है। माइनस करूँगा, 10 में से 9 गया 1 और ये 0 और ये 1। ठीक है। 101 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 में इजीली बढ़ा सकता हूँ। क्या चला जाएगा ये,
हाँ बिल्कुल चला जाएगा, 9 टाइम्स फिर से चला जाएगा, तो ये फिर से 999 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो 10 में से 9 गया 1, और ये 11 में से 10 जाएगा, फिर से ये 1 बचेगा और ये 0, मतलब 11। अब ये डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए मुझे भाग ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी और एक 0 फिर से लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब चला जाएगा, अब बिल्कुल चला जाएगा 9 टाइम्स, तो ये फिर से कितना आ जाएगा 99, सॉरी 999। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा और ये कितना बचेगा 0 और फिर ये 1। ठीक है, अब डेसिमल लगा हुआ 1 0 बढ़ा सकता हूँ, कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स। फिर से देखिए भाई 999 आ गया। अब फिर से आपका कितना बचेगा, ये 1 बचेगा और 11 में से 10 जाएगा 1, ये 0। फिर से डेसिमल लगा हुआ 1 0 मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन 110 पे बात नहीं बनेगी, तो भाग ना जाने की 0 लगाया मैंने और फिर से 999, सॉरी ये 1 0 आ जाएगा ना, हाँ अब ये हो जाएगा 999। अब देखिए 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 10 गया 0 और ये फिर से 1। अब देखिए ये वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि देखो ये 1 0 1 0, ये भी 1 0 1 0, फिर से 1 0 1 0 आने की कगार पर हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है। ठीक है, 099 099, और आगे अगर मैं डिवाइड मारूंगा तब भी मेरा 099 इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो रिपीटेशन है वो डेसिमल के 3 डिजिट बाद आ रहा है। ठीक है, 3 डिजिट बाद मेरा रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए मुझे नंबर कौन सा निकालना है, 2000वां। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ भाई कि 2000वें नंबर तक मेरे पेयर कितने बनेंगे 3 3 के। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 3 का इसमें डिवाइड मार लेता हूँ और मुझे पता चलेगा 3 6 जा 3 6 जा और 3 6 जा 666 बार मेरा डिवाइड कम्प्लीटली जाएगा, लेकिन पूरा अभी भी नहीं गया, मतलब 666 बार चला गया। इसके बाद डेसिमल आ रहा है, तो मतलब 666 मेरे कंप्लीट पेयर बन जाएंगे भाई, 3 3 डिजिट के 666 मेरे कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि 666 पेयर तो मैंने बना लिए 3 3 डिजिट के, लेकिन 666 पेयर तक मैं कितने डिजिट तक पहुँच गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 18, 36 18 और 1 19, और फिर से 36 18 और 1 19। जब मैं 666 पेयर बनाता हूँ 3 3 डिजिट के, तो मैं 1998 नंबर तक पहुँच जाता हूँ। बात समझ में आई? तो देखो 1998 डिजिट से पहले क्या आया होगा, 1997वां डिजिट आया होगा, फिर 1996वां डिजिट आया होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये 1998वां डिजिट आया होगा। ठीक है, 1998 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, आप बोलेंगे सर 1999वां डिजिट आएगा। ठीक है, फिर आएगा 2000वां डिजिट। ठीक है, और यही 2000वां डिजिट आपको निकालना है। अब देखिए 1998 में जो डिजिट था उसमें कंप्लीट पेयर बने थे, मतलब यहाँ से अगर मैं 099 का जो पेयर था तो ये 099, यहाँ तक आपका कंप्लीट एक पेयर बन गया था। इसके बाद आपका अगला पेयर जब शुरू होगा ना, तो वो किससे शुरू होगा, 099 से। ठीक है भाई, तो 1998वां अगर 9 था तो 1999वां 0 होगा और 2000वां भी, और 2000वां 9 होगा। अगर आपसे 2001वां पूछ लेता वो, तो वो हो जाता, वो भी 9 हो जाता। ठीक है भाई, अगर आपसे 1997वां पूछ लेता तो वो भी 9 हो जाता, 1998वां पूछता तो वो भी 9 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है 2000वां डिजिट। आपसे कौन सा पूछा है, 2000वां। तो 2000वां डिजिट क्या मिला आपको, यहाँ से आप देखेंगे 9 मिला। ठीक है भाई, ये बस इसी चीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप ना कर पाएँ। लेकिन भाई मैं इस क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा। ये 3 डिजिट के बाद आपका ये रिपीटेशन चालू हुआ, फिर इस रिपीटेशन का अपन ने कैसे यूज़ किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सरल था। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, बामा और जया प्रत्येक ने 100 अंकों की परीक्षाएं दी। ठीक है, मतलब एक बामा थी और एक जया थी। ठीक है, दोनों ने 100 अंकों की परीक्षाएं दी, चार, मतलब 400 अंकों का क्या था, पूर्णांक था। बामा को चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त हुआ, चारों परीक्षाओं में। अगर मैं यहाँ से बामा का टोटल निकालूं तो 78 इंटू 4 आएगा। यहाँ से बामा के टोटल नंबर हमें मिल जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, कैरी 3, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 312। ठीक है, तो ये बामा का टोटल नंबर आ गए, बामा के जो टोटल मार्क्स हैं वो आ गए। ठीक है भाई, कितने, 312। अब बोला है कि जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि भाई बामा को पहली परीक्षा में ए अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो जया को 10 अंक अधिक मिले हैं ना, तो जया को ए प्लस 10 अंक मिले होंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, बामा को अगर पहली परीक्षा में ए अंक मिले हैं तो जया को ए प्लस 10 अंक मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि बामा से 10 अंक अधिक मिले हैं। द्वितीय परीक्षा में उसे 10 अंक कम मिले हैं, तो बामा को अगर द्वितीय परीक्षा में बी अंक मिले हैं तो यहाँ पे इसको बी माइनस 10 अंक मिले हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, तृतीय और चौथी दोनों परीक्षाओं में 20 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बामा की तीसरी परीक्षा की बात करूं तो तीसरी में मैंने माना सी अंक मिले हैं, तो इसको सी प्लस 20 मिलेंगे। और चौथी परीक्षा में अगर मैंने डी माना तो इसको डी प्लस 20 मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये मेरे क्या आ गए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बामा का टोटल मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बामा के कितने हैं, टोटल अंक हैं। लेकिन बामा के टोटल अभी हमने निकाले कितने हैं, आप बोलेंगे सर 312, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 312 है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब जया पे आ जाइए भाई। तो अगर मैं जया का यहाँ से टोटल निकालूंगा तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो हो जाएगा, मैंने इन सबको जोड़ दिया, और यहाँ से इनको जोड़ूंगा, प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 प्लस 20, तो ये प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा प्लस 40। ठीक है, ये आ गया जया का टोटल। ठीक है, ये आ गया जया का टोटल ऑफ जया। अब देखिए, यहाँ से आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 312, 312 और ये प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा, 352। ये टोटल नंबर आ गए किसके, जया के, ये आ गए जया के टोटल नंबर। अब देखिए, इन चारों परीक्षाओं में जया के औसत और बामा के औसत में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा है औसत में, तो ये तो जया के टोटल अंक आए हैं, आपसे पूछा है औसत में, तो औसत के लिए 4 से डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 और 4 8 जा, तो 88 आ गया किस, इसका एवरेज। ठीक है, ये एवरेज आ गया किसका, जया का, और बामा का कितना था, 78, बामा का था कितना, 78, ये 78 था बामा का। तो डिफरेंस कितना है भाई, कितना ज़्यादा है, 10, तो ये 10 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस आपका 10 निकल के आया, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात 7:3 था। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले, मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रेजेंट का रेशो था। ठीक है, 5 वर्ष पहले मतलब यहाँ से यहाँ पे गया तो 5 वर्ष का गैप था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 वर्ष पहले रेशो था 7:3। ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक में गैप कितना था, 5 का था ना। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ष पश्चात अनुपात 16:10 हो गया, तो ये प्रेजेंट था, यहाँ से 6 आगे आए और ये अनुपात हमें मिला 16:10। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले 7:3 था और 6 वर्ष बाद 16:10 था, तो 5 इसका भी घटा होगा और 5 इसका भी घटा होगा, क्योंकि एज हमेशा सेम रेशो में घटती बढ़ती है। अगर यहाँ पे 6 इसका बड़ा होगा तो यहाँ पे 6 इसका भी बड़ा होगा, किसका, दूसरे वाले का, मतलब माता और पुत्र का, माता और पुत्री का। ये माता थी ना भाई, ये माता थी और ये पुत्री थी,
तो माता का अगर 5 घटा है तो पुत्री का भी 5 घटा होगा, ठीक है, माइनस माइनस, और यहाँ पे +6 हुआ है तो ये भी +6 हुआ होगा, ठीक है। लेकिन रेशो में अगर मैं देखूँ तो रेशो में कितने का डिफरेंस आया है टोटल, ये 7 से 16, मतलब यहाँ पे आया है 9 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 से 10, मतलब यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। क्या ऐसा हो सकता है भाई कि मम्मी 9 साल बड़ी या घटी हो और उसी समय में पुत्री 7 साल या 7 साल घटी हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों सेम एज से ही घटेंगी या बढ़ेंगी। तो इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 6 का, तो इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई कर दो 6 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, ठीक है। आप इसको देखो सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। ये 6 और 4 है, अगर ये कट रहे हैं एक दूसरे से, मतलब अगर ये किसी नंबर से कट रहे हैं, जैसे 2 3 जा और 2 2 जा, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, तो इसका अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू 16 करूँगा तो ये 32 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे अब कितना गैप आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया ना। और क्वेश्चन में ये गैप कितना दे रखा है, ये 5 घटा था और फिर ये 5 बढ़ा था, मतलब क्वेश्चन में भी 11 का गैप दे रखा है। तो इस 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको 11 ही दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है, 1। तो अगर मैं माता की आयु की बात करूँगा, ये माता का था और ये पुत्री का था, तो माता की आयु आ जाएगी 32 साल की होंगी मम्मी, ठीक है, और पुत्री होगी ये भी 20 साल की होगी। तो ये पुत्री जो होगी वो भी कितनी की होगी, 20 साल की, ठीक है। लेकिन आपसे इनकी आयु नहीं पूछी है, आपसे इनकी आयु का रेशो पूछा है, तो मतलब 32 रेशो 20 आपसे पूछा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सॉरी ये गलत कर दिया क्या अपन ने कहीं देखिए भाई, हाँ बिल्कुल गलत कर दिया। ये जो रेशो है ना भाई 32 और 20, ये जो 32 और 20 साल आई हैं ये 6 साल बाद आई हैं। ये कब आई हैं, 6 साल बाद। अपन को प्रेजेंट में जाना है, प्रेजेंट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 6 माइनस करूँगा ना दोनों में से। तो देखो यहाँ से भी मैं 6 माइनस करूँगा और यहाँ से भी मैं 6 माइनस करूँगा, तो ये आ जाएगी 26 और ये आ जाएगी 14, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई, ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट, मतलब 26 और 14। अगर मैं यहाँ पे रेशो अगर निकालूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो देखो 26 साल और 14 साल का रेशो अगर मैं निकालूंगा तो इसको 2 से सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 13, 2 से 7, तो 13:7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, शायद एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो शायद गलती से वो क्वेश्चन मुझसे छूट गया है। चलिए उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन छूट गया, मुझे याद था कि 20 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। तो चलिए वो जो मिसिंग क्वेश्चन है वो उसको अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए भाई, आपका रिवीजन होगा, चीज़ें आपको आसानी से समझ में भी आएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।